स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्वसम्मति से शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा लोकसभा की उत्पादकता 97 रही है। राज्यसभा की अगर बात करें तो उत्पादकता 103 रही। लोकसभा में 7 बिल पास हो गए हैं और राज्यसभा में 9 बिल पारित किए गए हैं। बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही में जिन मुद्दों को रखा गया, जिन बिलों को पारित किया गया, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस पूरे मामले को लेकर प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे। In the very first all-party meeting, the floor leaders meeting, they referred it and शुरुआत के दिन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया and they have told it to you also. तो क्रिसमस का त्योहार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट भी दिया था। तो मैंने उसी टाइम कहा था क्रिसमस 25 है, 24 सैटरडे है, 25 संडे है और 26 हम काम कर सकते हैं। जब भी किस त्यौहार होता है तो एक दिन का छुट्टी रहता है, मैक्सिमम 2 दिन का छुट्टी रहता है। उस टाइम भी मैंने कहा था, बट सिंस एवरीबडी इंसिस्टेड, आई एम नॉट टेलिंग दैट ओनली वन पार्टी इंसिस्टेड, एवरीबडी इंसिस्टेड एंड वी हैव आल्सो एग्रीड। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनी पार्टी फॉर दैट मैटर। हाँ, क्रिसमस और न्यू ईयर का है, इसीलिए नॉर्मली 23rd के अंदर 23 के अंदर खत्म करते हैं विंटर सेशन। इस बार भी खत्म करना यही। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। शीतकालीन सत्र के समापन के आखिरी दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कैसे रही है, इसकी जानकारी दी जा रही थी। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से, जहां बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने रोष जताया। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये विरोध किया गया है। दरअसल शराब से मौत पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई है इस विरोध प्रदर्शन के जरिए। तो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जो छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, इसी मामले को लेकर यहां पर यह प्रदर्शन किया गया है। मुआवजे की मांग की जा रही है, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग की गई। गांधी प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिहार बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर ये रोष जताया है और सीधे सीधे कटघरे में मुख्यमंत्री को घेरा है। बिहार सरकार को घेरते हुए मुआवजे की मांग की है कि उन परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने सदस्यों को इस शराब में खो दिया, इस शराब हत्याकांड में खो दिया। जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी जान चली गई। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से हल्ला बोल इनका जारी है। बिहार बीजेपी के तमाम सांसद जो कि हाथों में बैनर लिए हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं। बिहार बीजेपी सांसदों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, गांधी प्रतिमा के सामने ये विरोध जताया है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर सांसदों ने ये मांग की है कि परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। उधर उत्तरी दिल्ली के भलसवा डायरी इलाके में हुए 5 साल की बच्ची के रेप मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि 5 साल की बच्ची का दिल्ली में रेप किया गया। उसको भलसवा डेयरी में घर के सामने से उठाकर ले गए और बच्ची झील के पास पाई गई। अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई है। मेरी टीम उसके साथ है। मालीवाल ने आगे कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है जिससे अपराधी तुरंत अरेस्ट हो। दिल्ली में एक 5 साल की लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया है। वो लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी भलसवा डेयरी में। उसको कुछ लोग वहां से उठा के ले गए, उसके साथ रेप किया और उसको फिर झील के पास छोड़ के चले गए। लड़की अभी एडमिट है और उसकी एक सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है। हम उसकी मदद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस इशू किया है क्योंकि अभी तक इस मामले में एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। मैं चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत उन अपराधियों को पकड़े जिससे कि उन्हें सख्त से सख्त सजा हो सके। कब तक लड़कियों के साथ रेप होता रहेगा और कब तक हम कुछ नहीं करेंगे।
तो स्वाति मालीवाल को आपने सुना, जिन्होंने दिल्ली में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में कहा कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर बच्ची झील के पास पाई गई थी और ये ट्वीट कर भी उन्होंने कहा है कि इस मामले की उचित कार्रवाई हो। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है जिससे अपराधी तुरंत अरेस्ट हो। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी और सामने मीडिया के सामने भी मुखातिब होकर उन्होंने इस बात को रखा है। ये लेटर जारी किया गया है, ये नोटिस जारी किया गया है और भलसवा रेप कांड में स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट सामने आया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए की चार्जशीट 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। एनआईए की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान से रची गई हत्या की साजिश ये खुलासा हुआ है। इसके अलावा आतंकी सलमान ने पूरा प्लान बनाया था। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस मुख्य आरोपी पाए गए हैं। तो जो चार्जशीट दायर की गई है एनआईए की तरफ से, उसमें ये कई बड़े खुलासे हुए हैं और इसे कोर्ट में पेश किया गया है। इस चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया गया है। अब आगे की कार्रवाई इस चार्जशीट के आधार पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान से साजिश रची गई थी, कन्हैया लाल को मारने की प्लानिंग की गई थी, इस चार्जशीट के जरिए पता चला है। और इसमें मोहम्मद गौस मुख्य आरोपी है, मोहम्मद रियाज मुख्य आरोपी है, ये भी चार्जशीट में बात कही गई है। तो एनआईए ने जो अभी तक जांच की है उसमें कई बड़ी बातें खुलकर सामने आई है और इसका कनेक्शन जो है, इस पूरे हत्याकांड का कनेक्शन है वो पाकिस्तान से भी होता हुआ दिख रहा है। 11 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। तो एनआईए ने ये चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले आपको याद होगा जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी आवाज उठ रही थी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान से कनेक्शन है। कुछ चिट्ठियां, कुछ लेटर और कुछ धमकी भी मिले थे और सर कलम करने वाली बात भी सामने आ रही थी। तो अब इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा, एनआईए ने जो चार्जशीट तैयार की उसमें ये कुछ बड़े खुलासे हुए हैं कि कन्हैया लाल को मारने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान से की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज पाए गए हैं और अब इन आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई चलेगी। इस बीच आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है। डिप्टी मेयर पद की बात की जाए तो आले मोहम्मद का नाम घोषित किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को, अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद का नाम सामने आया है। शैली ओबरॉय मेयर पद के लिए चुनी गई हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इन दोनों का नाम ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए हैं मेयर पद के लिए। शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनी गई हैं और इसके अलावा डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद का नाम घोषित किया गया है। तो डिप्टी मेयर पद दिल्ली के आले मोहम्मद और मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय का नाम रखा गया है, चुना गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उधर दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, जिस राज पर पर्दा अभी तक लगा हुआ था, आज वो पर्दा हट गया है। मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान आपने कर दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं तो इस तरह से देखता हूँ इनको कि बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ये सब मिलकर दिल्ली के लिए बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे। मैं पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और 4 नाम जो हमने आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए लिए हैं और एक डिप्टी मेयर के लिए, एक मेयर के लिए, मैं उन नामों को आपको बता सकता हूं। आमिल मलिक जी वार्ड 246 से, रविंदर कौर जी वार्ड 100 से, मोहिनी जीनवाल जी वार्ड 218 से और सारिका चौधरी जी वार्ड 142 से। इन चारों के नाम स्टैंडिंग कमेटी के लिए हैं। आले इकबाल जी का नाम वार्ड 76 से डिप्टी मेयर के लिए और शैली ओबरॉय जी जिन्होंने आदेश गुप्ता जी को वार्ड 86 से हराया, उनका नाम पार्टी ने मेयर के लिए घोषित किया है।
7 तारीख को जब नतीजे आए थे, काफ़ी समय हो गया है, तो आखिर क्या आधार रहा इन नामों को, किस तरीके से डिसाइड किया गया? मेरे ख्याल से कई सारी चीज़ें देखी गई हैं और किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, काम रहा है पार्टी के अंदर, पार्टी के लिए किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और आगे उनसे पार्टी क्या उम्मीद करती है उनकी कार्य क्षमता के ऊपर, इन सब को देखते हुए पार्टी ने ये नाम चुने हैं। आपको लगता है क्योंकि 3 महीने के ही मेयर बनाया जाएगा पहला, क्या काफ़ी चुनौतियाँ भी रहेंगी उनके सामने? बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत हैं। एमसीडी में वैसे ही बहुत चुनौतियां हैं। जिस तरह के हालात एमसीडी के किए गए हैं पिछले 15 साल में, मैं समझता हूं कोई भी होता तो उसके लिए बहुत चुनौती रहेगी। पर मुझे और हम पूरी पार्टी को, अरविंद जी को विशेषकर बहुत विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता एमसीडी का एक नया रूप देखेगी। तो बिल्कुल पंकज गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आज आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं उनके ऐलान कर दिया है। 6 जनवरी को पहली मीटिंग होगी नगर निगम की, जिसके अंदर डिप्टी मेयर और मेयर के लिए वोटिंग की जाएगी और उसके बाद दिल्ली को अपना नया मेयर मिलेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर कोरोना गाइडलाइंस जारी होने के साथ ही यूपी के सरकारी और निजी अस्पतालों ने कमर कस ली है। सभी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी सरकार हेल्थ केयर को लेकर बड़ी योजना बना रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने अपोलो मेडिक्स के सीईओ मयंक सोमानी से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार के मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ हेल्थ केयर को लेकर के भी बहुत सारा निवेश ऐसा है जो अब फॉरेन कंट्रीज से, खास तौर से इंडिया और उत्तर प्रदेश में आने वाला है। इस बात की चर्चा जोरों पर है। हमारे साथ अपोलो मेडिक्स के सीईओ मयंक सोमानी जी हैं। डॉक्टर मयंक सोमानी, नमस्कार। मैं ये सबसे पहले समझना चाहूँगा कि हेल्थ केयर को लेकर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसमें हम इंडियन प्रोडक्ट्स कितने तैयार हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सपैंड करने वाले हैं? नहीं, हेल्थ केयर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बढ़ना है ही, ज़रूरत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अपोलो एज अ ग्रुप भी अभी हम लोगों ने प्रपोज़ किया हुआ है कि हम 3-4 हॉस्पिटल्स और लेके आएंगे, स्पेसिफिकली बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर और कई जगह बातचीत चल रही है और हम लोग भी इस बार इन्वेस्टर समिट में इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन करेंगे। एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में और राजधानी लखनऊ एक मेडिकल हब के रूप में उभरा है पिछले एक डेकेड में, लेकिन जो बात होनी चाहिए थी ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों पर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट भी होता है जो लोगों के लिए कई बार हानिकारक होता है। ये तो देखिए धारणाएं हैं और परसेप्शन जिसे कहते हैं। जब अपने मन का ना हो तो अच्छा नहीं लगता और जो उचित हो जाए वो ठीक है। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने मन से अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं होते हैं और प्राइवेट सेक्टर से उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए इस तरह के परसेप्शंस चालू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार की कोशिश ये है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, लगातार उस दिशा में काम भी हो रहा है। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी ग्रूम करने के लिए, उनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग समय पर न सिर्फ नीतियां बना रही है बल्कि अपनी नीतियों का चेक एंड बैलेंस भी रख रही है, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं खास तौर से वो उत्तर प्रदेश के आम लोगों तक अच्छे से पहुंच सकें। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उधर दिल्ली में कोरोना संकट एक बार फिर से मंडरा रहा है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए सभी राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, देखा जाए तो इस समय देश में कोरोना संक्रमण की बात सामने आई है, इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक किए थे हाई लेवल, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक कर रहे हैं, आज भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस इसको कह रही कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको रोकने के लिए एक षड्यंत्र है। कोरोना का संकट सामने खड़ा है और देश में कुछ इस प्रकार के केसेस भी सामने आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले भी सक्रिय थे और सक्रियता का परिणाम था कि 135 करोड़ की आबादी के देश में हमने कोरोना को कंट्रोल किया। 200 करोड़ वैक्सीनेशन हुए। जहाँ तक कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की बात है,
उन्होंने पहले भी इसको गंभीरता से नहीं लिया था। पहले तो उपहास किया, मजाक किया, वैक्सीन नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 200 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कैसे हो जाएगा। ये वो उनके मुख्यमंत्री भी और वो खुद भी और उनकी पार्टी के लोग इस प्रकार से उपहास और मजाक करते रहे। अब फिर वो यही स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और आज भी, चाहे वो विधिवत नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी तो उन्हीं की तरफ देखती रहती है। उनको तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि यदि मान लो कि इस प्रकार से कोई दुर्घटना घटित हो जाए, विस्फोट इस प्रकार का हो जाए जो पिछली बार हुआ था, तो उससे देश कहाँ खड़ा होगा। पूरी दुनिया के अंदर, अब चीन जैसे देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, अखबार मीडिया बता रहे हैं कि भाई 15-20 लाख लोग जो है ना वहाँ मौत के शिकार हो गए। और भी कई देशों में, यूरोप के देशों में जिस प्रकार से हालात बिगड़े, हमें पहले से सावधान होना चाहिए। और हमारे सरकार ने, चाहे वो एयरपोर्ट है और है, उसको बहुत सक्रियता से लिया है, वहाँ की जांचों को प्रारंभ कर दिया गया है। कल ही मैं किसी काम से माननीय उड्डयन मंत्री जी के साथ था, उनके पास बैठा था, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक भी केस हमारी पकड़ से बाहर नहीं रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटित हो गया तो देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सरकार तो सजग है, सक्रिय है, प्रधानमंत्री चिंतित हैं और चिंतित होने के नाते ही उन्होंने कल भी मीटिंग की थी, आज भी मीटिंग ले रहे हैं। मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के समय में भी ये लोग हुड़दंग करते रहे, हंगामा करते रहे। तो इनकी तो गंभीरता से इसी बात से लिया जा सकता है कि कोरोना जैसी महामारी के ऊपर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये हुड़दंग मचा रहे हैं या हमला कर रहे हैं। तो इनमें कोई किसी प्रकार का गंभीरता का वातावरण दिखाई देता नहीं। देश हित में प्रत्येक पूरे देश के नागरिकों को, सभी पार्टियों को, सभी संस्थाओं को, समाजों को, धर्म संप्रदायों को मिलकर के इससे लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि हम देश में सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। कैमरा पर्सन नरेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल से हमारी संवाददाता मनीषा ढिंढोरिया ने विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के देश में व्यापार को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाएंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां देश में व्यापार को कब्जाने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। प्रवीण खंडेलवाल जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो देश के व्यापार को कब्जा लेंगे और जितनी भी दुकानें हैं, जो ई कॉमर्स के अलावा जो ट्रेडर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। क्या आपकी मांगे हैं सरकार से और क्या आप बोलना? हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस प्रकार से देश में कानून का राज चलता है, नियम का राज चलता है, उसी प्रकार से ई कॉमर्स के लिए भी एक ई कॉमर्स की पॉलिसी बननी चाहिए। ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो ई कॉमर्स के रूल्स हैं वो तुरंत नोटिफाई होने चाहिए और ई कॉमर्स को देखने के लिए सरकार के बाकायदा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स में जिस प्रकार की लूट हो रही है, जिस प्रकार से कंज्यूमर को ठगा जा रहा है, उसको यदि नहीं रोका गया तो आने वाले समय में, जैसा हमने कहा कि वो धीरे धीरे करके हमारे बाजार पर कब्जा करेंगे। आज लगभग 40 तरीके के जो रिटेल व्यापार के अंग हैं उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कब्जा कर लिया है। आज 40 किया है, कल ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वो एक रूप बन सकते हैं। इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि अब समय आ गया है। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है, उसने भी ये कहा कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसको देखा जाना चाहिए। तो इसके बाद अब कोई वजह नहीं रह जाती कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। देखिए, हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल जी थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से ई कॉमर्स कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत के व्यापार पर असर डाल रही है और एक तरीके से कब्जा करने का षड्यंत्र जो है लगातार रचा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के जितने भी रिटेलर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पर अपना थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और इन लोगों की मांगों को सुने। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मछुआरों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निस्तारण किया। आपको बता दें कि लोगों की शिकायत के बाद उप मुख्यमंत्री ने हड़ताली मोड पर मछली बाजार का निर्माण कर सभी को पुनः
पुनः स्थापित किया, जिससे लोगों की आजीविका पर असर ना पड़े। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बाकी की परेशानियों का भी निवारण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से बन रहे विश्व के सबसे बड़े फुटाला फाउंटेन और म्यूजिकल शो का उद्घाटन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिंदे ने फुटाला म्यूजिकल शो को मिले स्कॉच अवार्ड को फुटाला परियोजना की टीम को सौंपा। आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यांनी मिळून याला स्वर्गीय लता मंगेशकर म्युझिकल फाउंटेन असं याचं नाव द्यायचं ठरवलेलं आहे। यूपी के नोएडा में सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रवि चौहान, नकुल नागर, आशीष के रूप में हुई है। गिरोह में शामिल 3 लोग फरार होने में कामयाब रहे। वहीं शराब तस्करों से 386 शराब की पेटी बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 21 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि तस्कर निकाय चुनाव और नए साल पर जश्न के लिए हरियाणा मार्ग की शराब तस्करी करके ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक के पास से तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 3 गाड़ी और पिकअप गाड़ी भी बरामद हुई है। सेक्टर 20 में 3 शराब तस्कर पकड़े गए हैं और 5 फरार हैं, जिनमें 2 नामजद हुए हैं, 3 अज्ञात हैं। इसमें जो मुख्य शराब तस्कर है, इसका नाम केपी है और ये दिल्ली का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अभी तक 27 अभियोग ज्ञात हैं और सबसे पहला मुकदमा 22 वर्ष पूर्व इसके पहले दिल्ली में दर्ज हुआ था। इनसे जो बातचीत की गई तो मालूम चला ये गुड़गांव शराब लाते थे और केपी जो है किन्हीं लोगों से संपर्क करता था और मोबाइल नंबर इनको देता था। वो लोग कहीं से शराब ला के गुड़गांव में रास्ते में ही किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे या मुख्य मार्ग पे शराब इनको सप्लाई करते थे, ये लेके आते थे। विभिन्न मार्गों से आके ये नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर एक पार्क में इसको इकट्ठा करते थे और वहां से भी टुकड़ों में अलग अलग बांटते थे। अभी तक 386 पेटी इनसे शराब बरामद हुई है, 4 वाहन बरामद किए गए हैं। बरामद शराब की कीमत लगभग 21 लाख रुपए है और शेष सभी टुकड़ों की तलाश की जा रही है। डीसीपी नोएडा सर द्वारा इसमें 25,000 रुपए का पुरस्कार गिरफ्तार करने वाली। उधर बुलंदशहर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां चचेरे भाई ने घर में सोते हुए भाई की हत्या कर दी। आरोपी भाई ने फावड़े से अपने भाई पर हमला किया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की घटना है। बीती रात थाना शिकारपुर क्षेत्र में एक मनोज नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, उसकी कुल्हाड़ी से वार करके उसके चचेरे भाई द्वारा हत्या तारीख कर दी गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई थी कि मेरे घर से 2-2:30 बजे के करीब दिल्ली से आया था ये लड़का। घर पर होके वो नाश्ता पानी करके घर बता कर अपनी सिस्टर को, बहन जी मैं गाँव जा रहा हूँ, पहले पापा का दौरा होकर जाऊँगा, फिर जाऊँगा मैं गाँव। ये नहीं बताया इस लड़के ने क्या काम है अर्जेंट में, क्या नहीं है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फार्म हाउस में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें पूरा फार्म हाउस जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। ये तस्वीरें आप गाजियाबाद की देख सकते हैं, जहां इस फार्म हाउस में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और आग लगने की वजह से ये पूरा का पूरा फार्म हाउस जलकर खाक हो गया है और इस फार्म हाउस में जो सामान रखा हुआ था वो भी जल गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि शुरुआती जांच करने पर पता ये चला है कि इस फार्म हाउस में फिलहाल कोई नहीं था, लेकिन आसपास जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि इस फार्म हाउस में आग लगी है, लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, खुद से आग बुझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया। आज लगभग सुबह 9:33 पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। सेलिब्रेशन 2 में बैंक्वेट हॉल में आग लगी हुई है। तत्काल रूप से हमारी 6 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं है
माल का नुकसान आकलन के बाद बताया जाएगा। और आग बड़ी आग थी, इसमें काफ़ी सामान जला है और सबसे बड़ी बात है कि कोई जानहानि नहीं हुई। आग बुझाने में सबसे बड़ा जो इशू आया हमारा कि बहुत सकरी गलियां थीं, फायर टेंडर्स मौके पे आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे। सिर्फ एक रास्ता था मौके पे आग बुझाने के लिए, पहुंचने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।